हैदर का जन्म 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कुडलोर में हुआ था। पिता गरीब किसान थे, पैसे नहीं थे घर में, बड़ी मुश्किल से काम चलता था। इतना मुश्किल था कि घर छोड़कर कहीं कमाई करने भी नहीं जा सकते थे। फिर एक वक्त आया कि घर में खाना बनना बंद हो जाता है। ये 1934 था। पिता ने तय किया कि अब मुंबई चलेंगे, तो मुंबई आ जाते हैं, पर काम नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने क्रॉफ्ट मार्केट के पास बंगाली टोला में साइकिल के पंचर की दुकान खोल दी। मस्तान पिता के साथ बैठा देखता रहता था। जिंदगी के दो ध्रुव थे, एक तरफ बंबई का आलीशान भव्यता जिसकी किस्मत रंग बिरंगी कूचियों से लिखी होती है, दूसरी तरफ गरीबी की बदनसीबी जिसमें पन्ने सादे छोड़ दिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। मस्तान को शहर आए 10 साल बीत चुके थे। मुंबई अपनी रफ्तार पर थी। भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर बिजनेस सब फल फूल रहा था, यानी देश बदल रहा था। अच्छे दिन आ रहे थे, पर सबके नहीं, मस्तान के तो कतई नहीं आए थे। ये वो दौर था जब मद्रास से बहुत सारे लोग मुंबई आए थे। मद्रास, मुंबई और कलकत्ता ही तो थे अंग्रेजों के शहर, जहां व्यापार होता था, जहां लोगों को भविष्य दिखता था। उसी वक्त मस्तान की मुलाकात गालिब शेख से होती है। गालिब को एक चालू पुर्जे लड़के की जरूरत थी। उसने कहा कि अगर मस्तान डाक पर कुली का काम करे और कुछ सामान कपड़ों में छुपा कर बाहर ला दे तो उसके बदले उसे पैसे मिलेंगे। ये वो दौर था जब अंग्रेज सब कुछ आंखों के सामने भारत से लादकर बाहर ले जाते थे और हिंदुस्तान के लोग उनसे छुपाकर सामान लाते थे। पोर्ट से चोरी करना अंग्रेजी सिस्टम से चोरी करना था। ये अपराध थोड़ा सा अलग था। अगर उस वक्त के हिसाब से देखें तो बड़ा दिलचस्प होता होगा। ये मस्तान का मन लगने लगा। मस्तान ने कूंची खोज ली थी। उस वक्त हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक सामान काफी महंगी होती थी। महंगी घड़ियां, गहने, इन सब चीजों की तस्करी हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान में कुछ बनता ही नहीं था। लीगल तरीके से मंगाने पर टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ता था, तो तस्करी का रास्ता निकाल लिया गया था। लगभग 12 साल बाद मस्तान की मुलाकात हुई गुजरात के एक कुख्यात तस्कर शुकुर नारायण बखिया से। अब दोनों की खूब जमने लगी। तब तक फिलिप्स के ट्रांजिस्टर भी आ चुके थे। अब तस्करी और बढ़ गई थी। सोचिए कि घड़ी, रेडियो की तस्करी होती थी। उस वक्त शादियों में यही दहेज में भी दिया जाता था। पैसा तो खूब मिला। कुली मस्तान अब मस्तान भाई बन गया। ऐसा नहीं था कि और भाई लोग नहीं निकले थे वहां पर। वरदराजन मुदलियार भी निकले थे, जिन पर राम गोपाल वर्मा फिल्म बना चुके हैं। और भी कई लोग थे, पर मस्तान वाली बात किसी और में नहीं थी, क्योंकि मस्तान के पास सिर्फ तस्करी ही नहीं था, बल्कि मस्तान के पास तरीका था। बोलने का, बात करने का, देखने का और वादे पूरे करने का, इंसानी फितरत को भापने का, कुछ जगहों पर एथिक्स मेंटेन करने का, छिछोरापन नहीं करने का, कत्ल नहीं करने का और अपनी जद जानने का, इस नायाब तरीके के अपराध को काम मानने का, बंबई से प्यार करने का, क्योंकि वो कई बार हज करने जा चुका था। पर वो अब कूलीगिरी नहीं करता था। पैसा खूब मिलता था, इसके साथ डिजाइनर सूट, महंगी घड़ियां, सिगार, बड़े घर सब आ गए थे। समंदर में इसका जलवा था। सिगार पीते घर की बालकनी से समंदर में चलते जहाजों को देखने का अंदाज हाजी मस्तान ने ही दिया था। बॉलीवुड भी उसी वक्त जवान हो रहा था। इंडिया के लिए वो भी एक किस्म का विद्रोह था। हाजी मस्तान का काम भी सिस्टम के खिलाफ विद्रोह ही था। दो बागी मिले और दिल दे बैठे। मस्तान के बॉलीवुड के लोगों से संपर्क बढ़ते गए। कहते हैं कि वो मधुबाला का दीवाना था। दोनों के बीच दोस्ती भी थी, पर रिश्ता नहीं बन पाया।
तो बाद में मधुबाला जैसी दिखने वाली हीरोइन सोना से मस्तान ने शादी कर ली। सोना के लिए बहुत पैसे खर्च किए पर उनकी फिल्में नहीं चल पाई। दिलीप कुमार, अमिताभ, राज कपूर, धर्मेंद्र, फिरोज खान से मस्तान की दोस्ती के किस्से हैं मुंबई में। ये रसूख इतना था कि मस्तान के कामों पर कोई उंगली नहीं उठाया करता था। सरकार के कामों के अलावा मस्तान के कामों को भी अलिखित कानून ही मान लिया गया था। इसको एक सिस्टम ही माना जाता था। इसी बीच देश में तब्दीली होने लगी थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी और फिर पुलिस भूल गई कि कौन क्या है। हाजी मस्तान को जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे लोग जेल में थे पर मस्तान को वीआईपी इंतजाम दिया गया था। तमाम अफसरों को उसने महंगे उपहार दे रखे थे। वो किस दिन काम आते। पहले भी उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी पर अफसर बैकआउट कर जाते थे। इमरजेंसी में कुछ चला नहीं। पर यहां से मस्तान की जिंदगी में तूफान आता है। एक गांधीवादी इंसान से मुलाकात होती है। इस इंसान को पैसे और ताकत का चस्का नहीं होता है पर उस वक्त इस आदमी के दीवाने हिंदुस्तान के ढेर सारे लोग थे जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश से मिलने के बाद हाजी को इल्हाम हुआ कि वो कितना छोटा है। 18 महीने जेल में गुजारने के बाद हाजी मस्तान ने जुर्म से नाता तोड़ लेता है। कहा जाता है कि मस्तान ने इंदिरा गांधी को अपनी रिहाई के लिए पैसों की पेशकश की थी पर किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ये भी था कि इमरजेंसी के दौरान हाजी मस्तान ने कई नेताओं को छुपने भागने में मदद की थी तो छूटने का सवाल ही नहीं था। इसका फायदा मिला नई सरकार बनने के बाद। मस्तान पर उस तरह से केस नहीं चले। 1980 में हाजी मस्तान ने राजनीति में कदम रख दिया। 1984 में एक दलित नेता जोगिंदर कांवड़े के साथ मिलकर दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम से पार्टी बनाई। आजादी के वक्त का गैंगस्टर दलित मुस्लिम की राजनीति कर रहा था। दिलीप कुमार खूब प्रचार करते थे इस पार्टी का। बम्बई, कोलकाता और मद्रास में इस पार्टी का खूब प्रचार हुआ पर राजनीति तस्करी और फिल्मों से जरा हटकर है। इसका अलग नशा है, अलग तरीका है। हाजी मस्तान हर जगह से हार गया। पार्टी को सफलता नहीं मिली। हाजी मस्तान ने कभी किसी पर गोली नहीं चलाई थी पर अपने अंदाज से अपना रसूख कायम किया था। उसने बहुत सारे लोगों की मदद भी की थी। उसके अंदाज को कई गैंगस्टरों ने अपनाया पर गोली न चलाने वाली बात भूल गए। कोई कितना याद रखेगा। 1994 में जब हाजी मस्तान की मौत हुई तब तक बम्बई का अंडरवर्ल्ड बदल चुका था। दाऊद इब्राहिम मुंबई में ब्लास्ट कर भाग चुका था। उसी बम्बई को जिसने उसे अपनी महबूबा कहा था। पता नहीं हाजी मस्तान ने क्या सोचा होगा उस वक्त। हाजी मस्तान ने सुंदर शेखर को गोद लिया था। सुंदर हिंदू ही रहे। हालांकि मस्तान उनको सुलेमान मिर्जा कहता था। भारतीय माइनॉरिटीज सुरक्षा महासंघ नाम से पार्टी चलाते हैं। सुंदर के मुताबिक संजय गांधी बम्बई जब भी जाते आते डैडी से मिलते। सुंदर ये भी कहते हैं कि एक कस्टम के ऑफिसर ने परेशान कर दिया था डैडी को तो उसका ट्रांसफर करा दिया गया। जब वो अफसर जा रहा था तो डैडी एयरपोर्ट पहुंचे, प्लेन में चढ़े, अफसर को गुड बाय बोल के आए। ये चीजें हम फिल्मों में देख चुके हैं पर उस वक्त जब ये होगा तो बड़ा ही अद्भुत लगा होगा। ये स्टाइल था डॉन का। हाजी मस्तान की 3 बेटियां हैं, कमरुन्निसा, मेहरुन्निसा और शमशाद। 2 बम्बई में और 1 लंदन में रहती हैं। शमशाद ने सुंदर के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। कहती हैं कि सुंदर ने डैडी के नाम पर बहुत पैसा बना लिया है। हमें नहीं पता कि इसे गोद लिया भी गया था या नहीं। ऐसा नहीं है कि हाजी मस्तान को गुड डॉन बैड डॉन की श्रेणी में लाया जा रहा है। ये बात है इमेज की जो कि लोग कल्टीवेट कर लेते हैं। सारे गलत कामों पर इमेज पर्दा डाल देती है। जब तक ये समझ आए कि क्या हुआ था, एक युग बदल जाता है। हाजी मस्तान कभी भी खतरनाक गैंगस्टर नहीं रहा, स्मगलर रहा जिसने अपना रसूख बनाया पर अंग्रेजी अखबारों ने उसकी गैंगस्टर वाली इमेज बना दी जिसे उसने खूब एंजॉय किया। सफेद झकझक कपड़े, सफेद जूते,
जो राजकुमार की पहचान थे वो मस्तान से ही आए थे। मतलब डॉन ऐसा फिल्मों को आइडिया देता था। पर ग्लैमर की इन सारी कहानियों के बीच एक और कहानी हुई थी जिसने अपराध, बॉलीवुड, राजनीति, हिंदुस्तान पाकिस्तान की नफरत, किसी काम का मकसद और जिंदगी का मकसद, ऐसी सारी चीजों को बदल दिया, एक नई परिभाषा दे दी। डोंगरी टू दुबई में हुसैन जैदी ने तफसील से इसका जिक्र किया है। दाऊद इब्राहिम, दाऊद हाजी मस्तान के लिए काम करता था, पर वो काम करने नहीं आया था। दाऊद का मानना था कि हाजी मस्तान की इमेज ही गैंगस्टर की है, वो गैंगस्टर नहीं है, कभी वो बम्बई पर राज नहीं कर सकता। दाऊद के दिमाग में एक प्लान आया। वो 19 साल का था। उस वक्त प्लान डेयरिंग था। हाजी मस्तान की एक अटैची मरीन लाइन से होकर मालाबार हिल्स तक जानी थी। इसमें 5 लाख रुपए थे। उस वक्त ये बहुत ज्यादा बड़ी रकम थी। दाऊद ने इसे लूटने का प्लान बनाया। इसमें उसके साथ आए 2 लड़के जिनको हाजी मस्तान ने पिटवाया था। इस प्लान में मिस्टर बम्बई भी थे। हैंडसम नौजवान था जिसकी खूबसूरती के चर्चे थे, पर किसी को कोई आइडिया नहीं था। सारा ज्ञान फिल्मों से आया था। जब गाड़ियों को फॉलो करने का काम शुरू हुआ तो नेटवर्क टूट गया। सारे लड़के इधर उधर हो गए दाऊद को छोड़। सारे लड़के इधर उधर हो गए दाऊद को छोड़कर। किसी तरह वैन को दाऊद ने रोक लिया और अंदर घुस गया। बोला, टाइम नहीं है मेरे पास बात करने का, माल कहाँ है। उसके चेहरे की वहसियत देखकर बूढ़े लोगों ने पैसे सौंप दिए। इसके पहले दाऊद के साथ 2 लड़के वैन में घुसते डर रहे थे, पर दाऊद ने सबको कह दिया था कि हलक से आवाज निकाली तो ये आखिरी आवाज होगी, क्योंकि मैं गला काट दूंगा। माल लूट लिया गया। ये मेट्रोपॉलिटन बैंक का था। बंबई में हुई ये पहली बैंक डकैती थी जिसे दाऊद ने अनजाने में अंजाम दिया था। पता तो चल ही जाता, पर इसके पहले दाऊद के घर पर कांड हो गया। दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर कांस्टेबल थे। उनकी ईमानदारी के कायल पुलिस वाले भी थे। कास्कर ने बेटे को रात भर पुलिस वाली बेल्ट से पीटा। पूरा मोहल्ला रात भर दाऊद की चीखें सुनता रहा। इब्राहिम सुबह को उसे थाने ले गए। पुलिस वालों ने दया दिखाई, पर इन सब के बीच दाऊद इब्राहिम का जन्म हो चुका था।